ये जो ड्रोन वॉरफेयर है सर, ये क्या एक न्यू एज वॉरफेयर बन गया है? और आने वाले समय में इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हम जाहिर तौर पर भारत के संदर्भ में इस हमले को देखना चाहते हैं। हमारे लेसन्स क्या होंगे इससे? नहीं, देखिए, ये लेसन तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि ड्रोन्स हैव क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। एक क्रांति ले आए हैं सैनिक मामलों के अंदर। RMA जिसे कहा जाता है, ड्रोन्स और एयर डिफेंस की सटीकता दोनों फुल प्रदर्शन में थे। जो हमारे हार्पी और हारॉप ड्रोन्स थे वो जाके उसके रडार्स को हिट कर रहे थे, रडार होमिंग ड्रोन्स। 4 रडार बर्बाद कर दिए, आसमान में जो है होल्स फाड़ दिए, जिससे हमारे बाकी क्रूज मिसाइल वगैरह जाके सटीक टारगेट पर निशाना लगा सके। हमारे जो स्काई ड्रोन्स थे, स्काई वॉरियर ड्रोन्स, वो पेशावर तक पहुंच गए क्योंकि उनको गाइडेंस मिल रही थी हमारे नाविक, नेविगेशन बाय कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। 1 मीटर CEP एक्यूरेसी पे वो हिट कर रहे थे अपनी टारगेट्स, बिकॉज जो हमारी ये कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट की थी। लेकिन बेटा, ये जो हुआ है रूस के अंदर, ये बहुत गंभीर है। यू कैनॉट मिनिमाइज। उन्होंने अटैक किया है रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे, विच इज एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की, राइट? एक लेग है न्यूक्लियर ट्रायड की। न्यूक्लियर ट्रायड में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं जो मिसाइल्स फायर करती हैं। एक लेग को बर्बाद करने की कोशिश की है यूक्रेन ने। MI6 का नाम लिया जा रहा है इसके अंदर। उन्होंने अपने ड्रोन्स स्मगल किए अंदर और सरप्राइज हासिल कर लिया, वहां से ड्रोन फायर करके ये नुकसान पहुंचाया है रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। ये बहुत गंभीर बात है और ये बात बढ़ सकती है। न्यूक्लियर अलर्ट पे है इस वक्त रशिया के फोर्सेस। मेरे को तो अंदेशा है कि वो ऑरेशनिक्स फायर करेंगे, एंड दीज में नॉट बी कन्फाइंड टू यूक्रेन। ये यूरोप के लोग तो पगला से गए हैं। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुई, और जब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं शुरू होती यूरोप में, ये लोग चैन की सांस नहीं लेंगे और खुद मरेंगे। न्यूक्लियर युद्ध भी हो सकता है वहां पे। ये ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। दे आर प्रिपेयर्ड टू फाइट। सर, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है ये। मैं एक बार बताना चाहती हूँ, अगर हम पर्ल हार्बर की तस्वीरें आज मैंने दिखाई, आज मैंने थोड़ी देर पहले वो त्रासदी की भी तस्वीरें दिखाई, आपके पास होंगी अमित, जरा वो तस्वीरें जरा चला दीजिए, क्योंकि हमें याद है कि कैसे एक पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था, उसके बाद उसके रिटेलिएशन में न्यूक्लियर हमला हुआ। जो त्रासदी पूरी दुनिया ने देखी, उसके बाद कभी किसी ने उस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक हकीकत है। एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, क्या पुतिन या फिर रूस उस हमले पर रिजॉर्ट कर सकते हैं, उस हमले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने वहां देखा है कि एक बैठक चल रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर और उनके मूवमेंट को लेकर। लेकिन जो स्थिति इस वक्त है डिप्लोमैटिकली, एम्बेसडर वोरा, क्या पुतिन इस वक्त अकेले हैं? क्योंकि उन पर हमला हुआ, इस उनके एयरबेसिस पर उन्होंने एक रिटेलिएशन में हमला किया है, लेकिन पूरी दुनिया सोच रही है पुतिन को जानते हुए कि ये रिटेलिएशन वो नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़े अच्छे से आपने समझाया है और काफी स्पष्ट रूप से आपने बताया। फिर जनरल साहब की मैं बात सुन रहा था, ये सब ठीक है कि ड्रोन बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन जो हथियार उनके अंदर लोडेड होते हैं वो इतने सस्ते नहीं होते। दिवाली के पटाखे नहीं है। चाहे $5000 का ड्रोन हो, लेकिन जो मिसाइल्स वो कैरी करता है वो काफी महंगी होती है, जिसके साथ उन्होंने हमला किया है। अब मैं बताता हूँ, आपने जिक्र किया था पर्ल हार्बर का। पर्ल हार्बर की कहानी अलग है मैम। 1941 में जापानियों ने जब हमला किया था, वो चाहते थे कि
ये जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है, यूएस पैसिफिक फ्लीट को वो तोड़ देंगे और फिर यहाँ से पूरा साउथ ईस्ट एशिया पे हुकूमत करेंगे। उन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। जापान के पास रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ द्वीप हैं, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए किया गया था। और फिर अल्टीमेटली आपको मालूम ही है, कुछ सालों के बाद अमेरिका ने फिर हमला किया, नागासाकी हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए। अब मैं बेगिंस्की साहब की तस्वीरें देख रहा था, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे टार्जन का बाप बन गया हो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अकेले में नहीं कर पाया। इसको इसकी सहायता मिली है, इसको इंटेलिजेंस मिली है अमेरिका से। वो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। अमेरिका से सहायता मिली और नेटो से सहायता नहीं, मिली। पर सर एम्बेसडर वोरा, ये बात तो उन्होंने खुद कही है। उन्होंने कहा हमने अमेरिका को सूचित किया था इस हमले से पहले। अब अमेरिका अगर ये कह रहा है कि उन्हें नहीं पता है, दोनों वर्जन्स में विरोधाभास है सर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम, हाँ, उसकी हाँ। लेटेस्ट स्टेटमेंट है मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल सर, दोनों में से बिल्कुल। सच कौन कह रहा है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन पुतिन अपने सर्वाइवल के लिए और रूस के सर्वाइवल, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, मैंने भाई कई बार सुना है उसको, वो अब चुप नहीं बैठेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो हम बात करते हैं, ये मेदवेदेव ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं ये यूरोपियन वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। एशिया नहीं लड़ेगा, अफ्रीका नहीं लड़ेगा, लैटिन अमेरिका नहीं लड़ेगा। पहले 2 वर्ल्ड वॉर्स में तो हम कॉलोनीज थे तो भाग लेना पड़ा। यूरोप अपने आप को बर्बाद करेगा। मैम, मुझे कहना नहीं चाहिए, कहीं मेरे दिल में ये विचार आता है कि बहुत अच्छा होगा अगर यूरोप अपने आप को बर्बाद कर दे। बहुत तंग कर रखा है पूरी दुनिया को, जीने नहीं देते चैन से किसी को। तो मेरा मानना है मैम कि अब पुतिन खामोश नहीं रहेगा। अमेरिका को कुछ नहीं करेगा, अमेरिका तो बहुत दूर है, उसको नहीं मारेगा, लेकिन मारेगा यूक्रेन को, मारेगा फ्रांस को, मारेगा ब्रिटेन को। और आप देखेंगे इसका परिणाम। मेरा मानना है कि अगले 7 से 14 दिनों में, अगर मैं पुतिन साहब को पढ़ पाया हूं, अगले 7 और 14 दिनों के बीच में हो सकता है एक परमाणु, टैक्टिकल कहिए, स्ट्रेटेजिक कहिए, जो कहिए, एक परमाणु विस्फोट हो सकता है यूक्रेन में। और कोई नहीं मेरे पैनल पे दूसरे मेहमान हैं एम्बेसडर वोरा जो ये बात कर रहे हैं। पहले जीडी बख्शी सर ने कहा, अब आप दूसरे मेहमान हैं जो ये कह रहे हैं कि परमाणु एक विस्फोट हो सकता है। मैं ये जानती हूं कि हमने जितनी बार भी ये चर्चाएं की हैं, हमारे मेहमान यही कहते आए हैं कि परमाणु युद्ध से परे है अभी, और परमाणु का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई देश। लेकिन आज मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि परमाणु का इस्तेमाल कर सकता है रशिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। लेकिन क्या उस हद तक पहुंचा दिया गया है रूस को? मैं उसका असर बाकी दुनिया पर पड़ेगा, हर देश पर पड़ेगा। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट है और मॉस्को समेत कई शहरों में रेड अलर्ट है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है, जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की बात कही गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए कि मॉस्को में रेड अलर्ट होना, हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूं क्योंकि आमतौर पर रूस में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे, उस दौरे पर मॉस्को के अंदर से जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं वहां आपको बता सकती हूं कि तस्वीरें ऐसी थी कि उस शहर को देखकर नहीं लगेगा कि वहां ये दुनिया, ये देश एक जंग लड़ रहा है। लेकिन अगर मॉस्को में भी रेड अलर्ट है तो आप समझिए कि इसके क्या मायने हैं। कर्नल नैन, मैं आपके पास आ रही हूं।